हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। बच्चों, अभी 2-3 घंटे पहले हमने यूपी स्पेशल का दूसरा पार्ट अपलोड किया था और हमें जो है दूसरे ही पार्ट में पूरा यूपी स्पेशल कवर करना था, लेकिन कुछ कारणवश जो है वीडियो जो है बीच में ही कोई प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कट हो जाती है। इस वजह से हम दूसरे पार्ट में भी वीडियो को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, लेकिन आज के ही दिन हम जो है पूरा यूपी स्पेशल कवर कर देंगे। पहला पार्ट कर लिया था और दूसरा पार्ट आज जो है दोपहर के टाइम में हमने अपलोड किया था और तीसरा पार्ट अभी इवनिंग में कर रहे हैं। तो बस आप सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट ज़्यादा बड़े बड़े दोनों नहीं है। पहला वाला 30 मिनट का है, दूसरा वाला 24 मिनट का है और ये तीसरा पार्ट देखते हैं कितना बड़ा हो सकता है। कोशिश करेंगे कि 40 से 45 मिनट में पूरा कवर हो जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तो हमने ऊपर तो काफ़ी जो है टॉपिक्स उत्तर प्रदेश के कंप्लीट कर लिए हैं। अब तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं साहित्य के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना हुई थी 1887 में, किस कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मेयर सेंट्रल कॉलेज के रूप में। इसके बाद प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय कब बने थे? तो 1972 में बने थे। तो प्रदेश में प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय कब बने थे? तो 1972 में। इससे पहले तीनों के लिए एक ही निदेशालय था। नेक्स्ट हमारा है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में हुई थी। शिक्षा मित्र योजना जो है 2000 से लेकर 2001 में शुरू किया गया था, जिसमें प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाना, ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ग्राम में शिक्षा सेवा का अवसर प्रदान करना था। शिक्षा मित्र योजना के तहत शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा किया जाता था। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो BHU है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब किया गया था? 2001 से 2002 में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी? तो 2004 में। तो पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं के लिए शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना कब शुरू करी गई थी? तो 2004 में। प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? तो 1995 में शुरू की गई थी। और मिड डे मील अगर पूछे किस राज्य में पहली बार लागू हुआ था, तो तमिलनाडु में यह पहली बार लागू हुआ था। नेक्स्ट हमारा है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना को सर्व शिक्षा अभियान में कब से शामिल कर लिया गया? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और सर्व शिक्षा अभियान कब से शामिल कर लिया गया? दोनों को कब से एक में शामिल कर लिया गया था? तो 2007 से 2008 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। कल्प योजना जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1998 में होती है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों की शिक्षा को विद्यावाहिनी प्रोजेक्ट के अंतर्गत रखा जाता था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है कब शुरू हुआ था? तो मार्च 2009 में शुरू हुआ था और यह 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत कब होती है? मार्च 2009 में। इसके बाद यह कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? तो 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब होती है? तो 1989 में होती है। इसके बाद कहाँ पर है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद? कहाँ पर है? तो यह लखनऊ में है। इसमें जो है उत्तर प्रदेश कृषि शोध विकास संस्थान भी शामिल है। उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो 1989 में किया गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी जो कि प्रयागराज में है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1998 में किया गया था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1976 में। और कहाँ पर किया गया था? तो लखनऊ में। नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान की स्थापना 1976 में, यह भी लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? तो यह आगरा में है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? लखनऊ में। और कब किया गया था? तो 1972 में। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यह लखनऊ में है। इसके बाद देखते हैं। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। तो भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। विश्व भारती पुरस्कार यह जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो विश्व भारती पुरस्कार जो है दिया जाता है उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान के द्वारा। इसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास कब किया गया था? तो 1916 में किया गया था। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। इसके बाद भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय है। और यह कहाँ पर है? तो यह विद्यालय है चित्रकूट में। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 2001 में। तो यह भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय है जिसका नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट। इसकी स्थापना 2001 में करी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कब की जाती है? तो 1927 में करी जाती है। और कहाँ पर करी गई है? तो प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 4 हैं। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 4 हैं। कौन कौन से? तो BHU वाराणसी में है, AMU अलीगढ़ में है, BRAU लखनऊ में है, AU प्रयागराज में है। इसके बाद देखते हैं, उत्तर प्रदेश में 2 विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो कौन कौन से हैं? तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि झांसी में है और इसकी स्थापना सन 2014 में किया गया था। और दूसरा है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान कहाँ पे है? तो यह सारनाथ वाराणसी में है। आरोग्य व कल्याण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो यह गोरखपुर से होता था। आरोग्य व कल्याण पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर से होता था। इसके बाद बात करते हैं, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर निवासी जी थे। और यह कहाँ से प्रकाशित होता था? तो उतंद मार्तंड जो है यह कानपुर से प्रकाशित होता था। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो यह बनारस अखबार है। और यह कब निकलता था? मतलब यह जो है उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र जो है बनारस अखबार है। और यह कब निकलता था, कब किस सन से निकाला जाता था? तो 1845 से निकाला जाता था। और इसके संपादक कौन हैं? तो बनारस अखबार के संपादक हैं गोविंद नारायण दत्ते जी। इसके बाद देख लेते हैं, प्रदेश से निकलने वाला उर्दू का पहला अखबार कौन सा है? तो सरदल अखबार है। और इसके मतलब यह इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो यह आगरा से होता था। और कब से यह प्रकाशित होता है? तो यह 1846 से। हिंदी वाला 1845 में और उर्दू वाला 1846 में। एक साल आगे पीछे हैं दोनों। हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन होता था प्रयागराज से। ठीक है, सरस्वती कहाँ से प्रकाशित होती थी? प्रयागराज से। इसके बाद विकलांगों को प्राविधिक शिक्षा के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप यह कहाँ पर है? तो यह विकलांगों के लिए है। यह कहाँ पर है? तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप यह कानपुर में है। और इसकी स्थापना करी गई थी 1996 से 97 में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है? तो भारत रत्न शिव प्रसाद गुप्त जी हैं। और अगर बात करें कि यह भारत माता मंदिर के पास से हिंदी दैनिक समाचार आज भी यह प्रकाशित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश वन एवं वन्य जीव तथा IFSR 2019 रिपोर्ट के आधार पर देखते हैं उत्तर प्रदेश में वन एवं वन्य जीव। ठीक है, क्योंकि कुछ तथ्य जो है आपको जो 2019 का होगा, हम जो है 2019 का बता रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें जो काफ़ी पुरानी होंगी वो आपको याद रखना है। जो कुछ आगे पीछे होगा मतलब कि यानी कि 2021 का डाटा हमको देना चाहिए था, लेकिन जो है हम दे देंगे थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो है उसको बना रहे हैं, इस वजह से 2019 का डाटा हम पहले देख लेते हैं। तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करी जाती है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा। ठीक है, इसके बाद यह कब से जारी किया जाता है? तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कब से जारी करी जाती है? तो 1987 से प्रकाशित की जाती है। अब की बार 2019 में 16वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। यह हर दूसरे साल आता है, तो यह 2021 में जब आएगा तो यह 17वीं रिपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह रिपोर्ट संपूर्ण भारत में वनों के प्रकार, विस्तार तथा वन संसाधनों के आकलन पर प्रस्तुत की जाती है। इसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के संबंध में विशेष तथ्य दिए गए हैं।
ISFR के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 16,582 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 6.88% है। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आरक्षित वन कितने हैं? तो 72.79% है। और कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में संरक्षित वन कितना है? 6.98% है। और कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में अवर्गीकृत वन कितना है? तो 20.23% है। इसके बाद बात करते हैं ISFR 2019 के अनुसार राज्य में वनाच्छादन कितना है? तो 6.15 है। अगर इसे वर्ग किलोमीटर में देखें तो 14,805 वर्ग किलोमीटर है। ISFR 2017 की तुलना में राज्य के वन क्षेत्रों में कितना वृद्धि हुआ है? तो 126.65 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में वृक्षाधन जो है यानी कि ट्री कवर के क्षेत्र के अंतर्गत जो है 3.05% क्षेत्र आते हैं, यानी कि 7,342 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं राज्य के कुल क्षेत्र में झाड़ियों की संख्या कितनी है? तो राज्य के कुल क्षेत्रफल में झाड़ियों का योगदान है 0.24%, यानी कि 587 वर्ग किलोमीटर में जो है झाड़ियाँ फैली हुई हैं। प्रदेश के सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं? सोनभद्र में। और सबसे कम कहाँ पाया जाता है? तो सबसे कम पाया जाता है भदोही में। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ये सोनभद्र है। वर्ग किलोमीटर नीचे लिखा गया है। प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो संत रविदास नगर है। इसे आप याद रखेंगे। अगर आप देखेंगे वर्ग किलोमीटर में सबसे न्यूनतम कौन सा है, तो वर्ग किलोमीटर में सबसे कम है भदोही। नेक्स्ट हमारा है सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है। सर्वाधिक मध्यम सघन व खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो यह सोनभद्र है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाले जिलों का क्रम कौन सा है? तो प्रतिशत में पूछा गया है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाले जिलों का क्रम कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में सोनभद्र में है। दूसरे नंबर पर चंदौली, तीसरे पीलीभीत, चौथे पर मिर्ज़ापुर और पाँचवें पर चित्रकूट है। सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिलों का क्रम कौन है? तो सबसे कम अब प्रतिशत के आधार पे जिलों का क्रम पूछा गया है। तो संत रविदास नगर में सबसे कम 1% है। दूसरे नंबर पर मैनपुरी, तीसरे पर देवरिया, चौथे पर बदायूं और पाँचवें पर मऊ है। प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, तो प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सोनभद्र, खीरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत, चित्रकूट है। प्रदेश के सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले, तो अभी सबसे ज़्यादा देखा था, अब सबसे कम संत रविदास नगर, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर, देवरिया है। सामान्यतः प्रदेश में पाए जाने वाले वनों का प्रकार है, तो उत्तर प्रदेश में वनों के कौन से प्रकार पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद बात करें तो प्रदेश में वृक्षारोपण में बढ़ोतरी करने हेतु ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2001 को। तो ऑपरेशन ग्रीन योजना का संबंध किससे है? तो वृक्षारोपण से है, ठीक है। और इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ किया गया था 1 जुलाई 2001 को। प्रदेश में सर्वप्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना हुई थी। तो प्रदेश में सर्वप्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना हुई थी 1956 में, ठीक है। देश में पूछ रहा है, तो देश में सर्वप्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना हुई थी 1956 में। और किस राज्य में पहली बार हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दुधवा नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना पूछे कब हुई थी? तो 1977 में हुई थी, ठीक है। 1977 में जो है दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी, जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर बात करें कि इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था, तो 1987 में इसे टाइगर रिजर्व बना दिया जाता है। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो लखीमपुर, पीलीभीत दोनों जिलों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा, ठीक है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है जो कि चंदौली में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1957 में करी गई थी। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, जो कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा जिलों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो कि ललितपुर में है। और इसका अगर वर्ग किलोमीटर देखा जाए तो 5.4 वर्ग किलोमीटर में यह विस्तारित है।
नेक्स्ट देख लेते हैं प्रमुख वन्य जीव विहार देख लेते हैं। तो किशनपुर वन्य जीव विहार यह कहाँ पर है? तो यह लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार कहाँ पे है? तो बहराइच में है। कैमूर वन्य जीव विहार कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर सोनभद्र में है। कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ पे है? वाराणसी में है। इसके बाद बात करते हैं सोहागी बरवा वन्य जीव विहार कहाँ पे है? तो यह महाराजगंज में है। ठीक है, सोहागी बरवा वन्य जीव विहार कहाँ पे है? तो यह महाराजगंज में है। नेक्स्ट देख लेते हैं राज्य का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है? तो राज्य का सबसे पुराना पक्षी विहार है नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि उन्नाव में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी। और सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो लाख बहोसी पक्षी विहार है। यह कहाँ है? यह कन्नौज में है। यह 80 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो सबसे छोटा, सबसे पुराना और सबसे बड़ा, तीनों आपको ध्यान रखना है। तो सबसे छोटा है पटना पक्षी विहार, जो कि एटा में है। और यह कितने किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 1 वर्ग किलोमीटर में फैला है। प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार, प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, यानी किस जिले में स्थित है? बखीरा पक्षी विहार बस्ती और संत कबीर नगर दोनों जगहों पर स्थित है। सुरहाताल पक्षी विहार यह बलिया में स्थित है। पार्वती अरगा वन्यजीव विहार यह गोंडा में स्थित है। सैंडी पक्षी विहार हरदोई में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत शामिल वन्यजीव संरक्षण केंद्र, जो कि 12 वन्यजीव विहार हैं और 13 पक्षी विहार हैं। वृक्ष बंधु पुरस्कार जो है वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2007 से 2008 में शुरू किया गया था। तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए जो है कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया है? तो वृक्ष बंधु शुरू किया गया था 2007 से 2008 में। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कछुआ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो सारनाथ वाराणसी में है। प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए हरित पट्टी योजना चलाई गई है। तो सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो हरित पट्टी योजना चलाई गई है, जो शुरू किया गया था 2019 से। ठीक है, 2012 से 2013 में यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की नदी झीलें सिंचाई के साधन। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, इसको देख लेते हैं। तो प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व का मतलब क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये आपका हो जाता है अर्थ, या फिर उत्तर प्रदेश का मान लीजिए ये आपका मैप हो जाता है। ठीक है, किसी भी आकार में मैं आपको समझा दूंगा, बस आप देखते रहेंगे। तो इसमें कहा है उत्तर पश्चिम। तो किसी भी मैप में आप देखेंगे तो उसमें जो है 4 दिशाएं होती हैं। ठीक है, तो कितनी दिशाएं होती हैं? तो उसमें जो है 4 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी दिशाएं होती हैं, इसको देख लेते हैं। तो इसमें एक होता ऊपर हो जाएगा आपका नॉर्थ, और नीचे आपका साउथ, और पूर्व में आपका ईस्ट हो जाएगा, और साउथ में पश्चिम में आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोल रहा है? उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम ये हो जाएगा और दक्षिण पूर्व ये हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अधिकांश नदियों का प्रवाह कैसा है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की नदियाँ प्रवाहित होती हैं। बात करें गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है किस जिले से? तो बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है गंगा नदी। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला राज्य कौन सा है? तो यह बदायूं है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में है, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर स्थित है। और राष्ट्रीय जलमार्ग की दूरी कितनी है, कहाँ से कहाँ तक है? तो यह प्रयागराज से हल्दिया तक है। केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? तो 2009 में दिया गया था। 2008 से 9 में दिया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? तो सहारनपुर से होता है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यह यमुना है। रामगंगा नदी का प्रदेश में प्रवेश किस जिले से होता है? तो बिजनौर से होता है। ठीक है, और अगर बिजनौर में किस जगह से? तो कालागढ़ से। जौनपुर, सुल्तानपुर व लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे। नेक्स्ट देख लेते हैं गोमती नदी का उद्गम स्थल है फुलहार झील पीलीभीत में। पीलीभीत में एक झील है जिसका नाम है फुलहार झील, यहीं से गोमती नदी का उद्गम होता है। शालिग्रामी व नारायणी नदी के नाम से गंडक जानी जाती है। तो गंडक को शालिग्रामी व नारायणी नदी भी कहते हैं। नदियों के किनारे बसे प्रदेश के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं एक बार में। तो गंगा नदी के किनारे गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया, ये सभी जो है गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर हैं।
नेक्स्ट देखिए, यमुना नदी के किनारे बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कौशाम्बी ये सभी शहर स्थित हैं। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है। मंदाकिनी के किनारे चित्रकूट स्थित है। रामगंगा नदी के किनारे मुरादाबाद और सई नदी के किनारे प्रतापगढ़, सोन नदी के किनारे सोनभद्र, हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद स्थित है। अब इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है किस रूप में की जाती है, तो नलकूपों द्वारा की जाती है। कितना करी जाती है, तो लगभग 71%। और नहर से, अगर नहर की सिंचाई से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है सिंचाई जो है दूसरे नंबर पर नहरों से की जाती है, लगभग 18%। तालाब, झील और कुएं से जो है उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मामले में तीसरा नंबर है, जो कि लगभग 10% जो है इन तालाब और झीलों और कुओं से उत्तर प्रदेश में सिंचाई करी जाती है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप से, फिर इसके बाद नहर से और लास्ट में तालाब, झील और कुओं से करी जाती है। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो पूर्वी यमुना नहर है, जिसकी स्थापना हुई थी 1830 में। प्रदेश में तालाब व पोखरों से सिंचाई सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में होता है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। इसके बाद प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें अगर देखा जाए कहाँ पाई जाती हैं, तो रायबरेली में पाई जाती है। लगभग 2843 किलोमीटर में यह विस्तारित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रदेश की नहर जो जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है, तो ऊपरी गंगा नहर है। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है, तो प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है शारदा नहर। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर, यह जो है किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में है, तो नाम से तो आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, तो ऐसे याद हो जाएगा। और किस नदी पर है, तो झांसी की रानी अपने बेटे को लेकर भागती थी, तो ऐसे आप कोरिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर कहाँ, किस राज्य, किस जिले में है, तो झांसी में है। और किस नदी पर बना है, तो बेतवा नदी पर बना है। इसके बाद देखते हैं हथनीकुंड बैराज। हथनीकुंड बैराज यह जो है यमुना नदी पर है। यह 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्य हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान। नेक्स्ट देख लेते हैं बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना, जो कि सोन नदी पर है। यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड की संयुक्त परियोजना कौन सी है, तो बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना है। नेक्स्ट है गोकुल बैराज परियोजना। यह यमुना नदी पर है और यह जो है आगरा और मथुरा की पेयजल समस्या का निदान करता है। तो आगरा और मथुरा की पेयजल समस्या का निदान किस परियोजना के माध्यम से किया जाता है, तो गोकुल बैराज परियोजना के माध्यम से। लवकुश बैराज परियोजना के माध्यम से जो है कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है और यह परियोजना किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगरा बैराज जो है यह यमुना नदी पर है और आगरा को पेयजल उपलब्ध कराता है। गंगा जल परियोजना जो है दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप स्थित है और गंगा जल परियोजना से जो है नोएडा गाजियाबाद को लाभान्वित किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रमुख झील, ताल या कुंड। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों को, तालों को और कुंडों को देख लेते हैं। यह किस जिले में स्थित है, तो रामगढ़ ताल यह गोरखपुर में स्थित है। बखीरा झील कहाँ पे है, तो संत कबीर नगर में है। फुलहर झील यह पीलीभीत में है। करेला झील यह लखनऊ में है। औंधी ताल वाराणसी में है। औंधी ताल और सुल्तानपुर दोनों जगहों पे है। ठीक है, तो औंधी ताल वाराणसी में भी है और एक सुल्तानपुर में भी है। इसके बाद बात करें तो सिरसी जलाशय, जिसे जिरगो जलाशय भी कहते हैं, मिर्जापुर में है। मोती झील और गौर झील यह रामपुर में है। बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल यह दोनों झांसी में है। शुक्रताल और यह कहाँ पर है, तो मुजफ्फरनगर में। अलवारा झील कौशाम्बी में है। दरवन झील ये हमारे यहाँ पे है अयोध्या में। मदन सागर झील यह महोबा में है। इसके बाद देख लेते हैं दाहर झील हरदोई में है। इसके बाद नौह झील मथुरा में है। शेखा झील अलीगढ़ में है और मेजा जलाशय बांध स्थित है बेलन नदी पर। इसके बाद अर्जुन बांध नहर किस नदी पर स्थित है, तो अर्जुन नदी पर स्थित है हमीरपुर जिले में। ठीक है, इसके बाद हमारा हो जाता है धसान नहर, यह बेतवा नदी पर है और झांसी हमीरपुर जिले में स्थित है। राजघाट बांध व नहर परियोजना बेतवा नदी पर बना है और यह संयुक्त परियोजना है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी पर है और यह सोनभद्र में है। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना महत्वपूर्ण प्रश्न 2011 के अनुसार। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार देखते हैं, क्योंकि 2021 में कोविड की वजह से जो है जनगणना नहीं हो पाई है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो जनगणना 2011 के आधार पर पूछेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं।
उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसे लाख या करोड़ में आप ना याद करके आप डायरेक्ट याद करेंगे 1998 12,341, 1998 12,341, 1998 12,341, ऐसे याद करेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 16.51% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, जो कि देश की पूरी जनसंख्या का 16.51% है। इसके बाद बात करें तो उत्तर प्रदेश की आबादी में पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो पुरुषों का प्रतिशत आप देख सकते हैं 52.29% है, जबकि महिलाओं का प्रतिशत है 47.71%। इसके बाद बात करते हैं राज्य की कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो राज्य की कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, 77.70% है। जबकि अगर बात करें कि राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 22.30% है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या है 7। इसके बाद देख लेते हैं देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो देश की कुल शहरी आबादी में देश में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। यहाँ पे जो है शहरी आबादी कितना है? तो 11.79% है। और अगर बात करें कि देश की कुल शहरी आबादी में पहला स्थान किस राज्य का है, तो यह मध्य प्रदेश का है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाले जिले कौन से हैं? तो इलाहाबाद है में सबसे ज़्यादा है, और न्यूनतम कहाँ पर सबसे कम जो है ग्रामीण आबादी है? तो गौतम बुद्ध नगर में। सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी इलाहाबाद में है और सबसे कम कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट देख लेते हैं देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश देश में चौथा स्थान है, यानी कि सबसे ज़्यादा ज़मीन राजस्थान के पास है, फिर उससे कम मध्य प्रदेश में है, फिर मध्य प्रदेश से कम महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र से कम चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। अब देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। तो उत्तर प्रदेश के 5 ऐसे जिले जिनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, तो प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। अब देख लेते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में। तो सबसे कम जनसंख्या है महोबा में, महोबा से ज़्यादा चित्रकूट में, चित्रकूट से ज़्यादा हमीरपुर में, हमीरपुर से ज़्यादा श्रावस्ती में, श्रावस्ती से ज़्यादा ललितपुर में है। अब देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों का क्रम कौन सा है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों का क्रम है प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर। इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी आबादी वाला, यहाँ पे ग्रामीण आबादी वाला देखा था हमने, अब शहरी आबादी वाला जनपद देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा है कहाँ पर शहरी आबादी कहाँ पर है? तो गाजियाबाद में है। सबसे कम आबादी वाला सबसे कम आबादी वाला शहरी जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती है। जनगणना के अनुसार अधिक पुरुष और महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पुरुष और महिला जनसंख्या वाला जिला है आपका प्रयागराज। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा है आपका? तो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो यह प्रयागराज है। इसके बाद 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यानी कि 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 15.41% है, जो कि अगर बात करें 2001 में कितना था? यह 19% था। नेक्स्ट देख लेते हैं अब 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात किस जिले का है? तो यह है बहराइच का। और सबसे कम अगर बात करें तो कानपुर नगर का है। ठीक है, किसका है? तो कानपुर नगर का। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? बहराइच में है। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बड़ा जिला कौन सा है? तो बहराइच है, और दूसरे नंबर पर है आपका कानपुर।
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम शिशु लिंगानुपात है बलरामपुर में और बागपत में। ठीक है, शिशु लिंगानुपात का मतलब हो जाता है कि 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियों की संख्या है जो कि शिशुओं में सम्मिलित हैं। तो 1000 पुरुषों में जो है, यानी कि 1000 शिशुओं जो कि लड़के होते हैं, इनका लिंगानुपात देखा जाए तो इसके मुकाबले बलरामपुर में 950 लड़कियां हैं और बागपत में 841 लड़कियां हैं। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? तो 902 है। ठीक है, और ये कब का डाटा है? तो 2011 का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर 14 वर्ष तक का बात करें तो 14 वर्ष तक की बात करें, 0 से 14 वर्ष तक की बात किया जाए तो 2000 जनगणना के आधार पर देखा जाए तो लड़कियों की संख्या कितनी थी? तो 916 था और लड़कों की संख्या 1000। ठीक है, लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। और अगर बात करें कि 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व है गाजियाबाद में, वाराणसी में, लखनऊ में, भदोही में, कानपुर में। ठीक है, जनघनत्व का मतलब हो जाता है कि किसी भी क्षेत्र में 1 किलोमीटर के दायरे में, यानी कि लंबाई चौड़ाई अगर देखा जाए तो उस क्षेत्र में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, उसी को जो है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर को जो है जनघनत्व कहलाता है। प्रदेश के न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों का क्रम कौन सा है? तो ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। नेक्स्ट देख लेते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 67.7% है, जिसमें पुरुष और स्त्रियों का साक्षरता अगर देखा जाए कितना है तो पुरुषों की साक्षरता है 77.30%, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर है 57.020%। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का क्रम है आपका, सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य में है, किस जिले में है? तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा साक्षरता है। दूसरे नंबर पर कानपुर, तीसरे नंबर पर औरैया, चौथे पर इटावा और पाँचवें पर गाजियाबाद। और सबसे कम जो है प्रदेश में साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती है, यहाँ पे 57.16% की साक्षरता दर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो कानपुर नगर है। नेक्स्ट, प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच का अंतर कितना है? तो 20.1% है। सर्वाधिक व सबसे कम महिला पुरुष साक्षरता अंतर वाले जिले क्रमशः कौन कौन से हैं? तो महिलाओं और पुरुषों में साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतर वाले जिले कौन कौन से हैं? तो महाराजगंज और कानपुर नगर है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है, जो कि राष्ट्रीय लिंगानुपात की तुलना में 31 कम है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो प्रदेश की सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं? तो जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, यानी कि 1000 पुरुषों में जौनपुर में महिलाओं की संख्या कितनी है? 1024, यानी कि 24 लड़कियाँ यहाँ पर ज़्यादा हैं। आजमगढ़ में 19 लड़कियाँ ज़्यादा हैं और जबकि देवरिया में 17 लड़कियाँ ज़्यादा हैं। इसके बाद बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में है? तो गौतम बुद्ध नगर में है, यानी कि यहाँ पर 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियाँ हैं? 851 लड़कियाँ हैं। यहाँ पे अब आप हमें बताएंगे कि कितने लड़के कंवारे रह जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? तो 20.22% रही है। यह प्रदेश की दशकीय वृद्धि है, याद रखें कि इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना भी जरूरी है। प्रदेश का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो प्रदेश का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर, और न्यूनतम पूछे तो कानपुर नगर है। इसके बाद प्रदेश के सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो गाजियाबाद। नगरीकरण प्रतिशत वाले जिलों के बारे में पूछ रहा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा गाजियाबाद, दूसरे नंबर पर लखनऊ, तीसरे नंबर पर कानपुर। अब देखें तो प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 20.69% है। ठीक है, अगर देश के अंतर्गत देखा जाए तो कुल अनुसूचित जनजाति का पूरे देश में कितना प्रतिशत है? तो 16.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति
जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति पाई जाती है सीतापुर में, इलाहाबाद में और हरदोई में। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति बागपत में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? तो कौशाम्बी है। ठीक है, कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता पाई जाती है। ठीक है, यह प्रतिशतता के आधार पर बात करी जा रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो 0.6% है। यानी कि 2001 के अनुसार जो है यह बढ़ी है। 2001 में कितना था? तो 0.57% था। भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत की मतलब पूरे भारत की जनसंख्या में पूछा जा रहा है, तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है 8.6%। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है, प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, दूसरे नंबर पर बलिया, तीसरे नंबर पर देवरिया, चौथे नंबर पर कुशीनगर और पाँचवें नंबर पर ललितपुर है। ठीक है, प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर सबसे कम अनुसूचित जनजाति है बागपत में, और बागपत से ज़्यादा कन्नौज में है, कन्नौज से ज़्यादा बदायूं में है, बदायूं से ज़्यादा एटा में है और एटा से ज़्यादा कासगंज में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिलों का क्रम कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले हैं सोनभद्र, दूसरे नंबर पर ललितपुर, तीसरे पर देवरिया, चौथे पर बलिया और पाँचवें पर कुशीनगर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले जो कि बढ़ते क्रम में बता रहा है, तो सबसे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले हैं बागपत, दूसरे नंबर पर कन्नौज, तीसरे पर बदायूं, चौथे पर बुलंदशहर और पाँचवें पर मुजफ्फरनगर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है? तो 951 है। यानी कि 1000 लड़कों पर जो कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं उन पर जो है 951 लड़कियां हैं। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनसंख्या कौन सी है? तो राज्य की सबसे बड़ी जनसंख्या है थारू जनजाति। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? तो बनरावत है। इसके बाद देखें, प्रदेश में सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो 12 है, जो कि 2003 से पूर्व थारू और बुक्सा ही थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है। तो तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। तराई क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, गोरखपुर और लखीमपुर खीरी। तराई क्षेत्र जो है ये आपका शिवालिक हिमालय से संबंधित है। स्टूडेंट, थोड़ा सा हमें कमेंट में भी मिल रहा है कि सर आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। बच्चों, मेरा भी पेपर है, इस वजह से अभी हम ज़्यादा जो है अदर सब्जेक्ट पर जोर नहीं दे पा रहे हैं। और अब की बार हम शुरू करेंगे तो आपका पूरा लूसेंट पहले हम सॉल्व करेंगे आपका एनसीईआरटी से संबंधित सारे सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हम लूसेंट को सॉल्व कराएंगे वही सब्जेक्ट। ठीक है, ताकि आप सभी को बार बार हर सब्जेक्ट पढ़ा के एकदम मत दें। ठीक है, ताकि कोई भी एग्जाम दें तब आपका क्लियर हो जाए। इसीलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपका एनसीईआरटी से संबंधित, फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे आपका पूरा आपका कंप्लीट कर देंगे लूसेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एनसीईआरटी, फिर दूसरे नंबर पर लूसेंट और फिर इसके बाद हम आपको टीजीटी पीजीटी लेवल का भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, ताकि आप सभी का एक ही सब्जेक्ट को 3 तरीके से पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी लूसेंट बेस पर पढ़ाएंगे और इसके बाद फिर फाइनल हम पढ़ा देंगे आपको टीजीटी पीजीटी लेवल पर, ताकि आप सभी का हर एक टॉपिक किसी भी एंगल से देखा जाए तो स्ट्रांग हो जाए। और फाइनली हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो कि आपका हर तरह से आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, बस बच्चों थोड़ा सा और हमें समय दे दीजिए, पेपर होने के बाद हम शुरू कर देंगे। ठीक है,
चलिए अब आगे देख लेते हैं। थारू अपने को किस वंश का मानते हैं? तो थारू जो जनजाति है अपने आप को किस वंश से संबंधित मानते हैं? तो किरात वंशीय मानते हैं। लठ भरवा भोज दिया जाता है, ये थारुओं में दिया जाता है, ठीक है, यानी कि इनके अंदर यह एक परंपरा है। लठ भरवा भोज अगर पूछे कि यह किस जनजाति से संबंधित है तो थारुओं से संबंधित है। थारुओं का प्रमुख त्यौहार है बजहार, ठीक है, और यह कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो बैसाख और जेठ में। दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति कौन सी है? तो यह थारू जनजाति है। ऐसा माना जाता है कि थारू जनजाति पहले ये जो है ये लड़ाकू वो थे, मतलब से आपके परिवार से संबंधित थे, ये रहते थे। तो आपके थारू मतलब हो जाता है आपका थार, जो आपका रेगिस्तान है थार राजस्थान के पास, इस क्षेत्र में जो है ये राजा महाराजाओं से संबंधित ये लोग थे। जब मुग़लों का आक्रमण हुआ तो ये जो है आपका राजस्थान से अपने बीवी बच्चों को जो है और बहन बेटियों को, ये जो वहाँ के राजा महाराजा थे और वहाँ की प्रजा थी, इन सबको जो है भेज दिए कि आप जो है हिमालय के रीजन में चले जाइए, अगर हम लोग जिंदा बचेंगे तो वापस हम आपको लेने आएंगे, अगर नहीं बचे तो फिर आप लोग वहीं पे बस जाना, ठीक है। और यह घटना जो है जब मुग़लों ने आक्रमण किया था तो यह दिवाली के आसपास के मौसम थे, तो इसी वजह से ये लोग जो है दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, ठीक है। थारू जनजाति के बच्चों के लिए महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह लखीमपुर खीरी में किया गया है। इसके बाद बात करते हैं बुक्सा या भोक्सा जनजाति का निवास मुख्यतः कहाँ पे है? तो बिजनौर में है। बुक्सा जनजाति का संबंध माना जाता है पतवार राजपूत वंश से। हिंदुओं की तरह वर्ण विभाजन पाया जाता है, तो हिंदुओं की तरह जैसे हिंदुओं में 4 वर्ण हैं, उसी तरह से किस जनजाति में भी वर्ण व्यवस्था पाई जाती है? तो बुक्सा में। बुक्सा हिंदू धर्म मानते हैं। इनकी सबसे बड़ी पूज्य देवी कौन सी हैं? तो काशीपुर की चामुंडा देवी हैं। इसके बाद है खरवार जनजाति के लोगों का निवास क्षेत्र कौन सा है? तो मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, देवरिया, बलिया, चंदौली। खरवार किस धर्म को मानते हैं? तो खरवार जनजाति यह भी हिंदू धर्म को मानती है। इसके बाद कर्मा लोक नृत्य प्रचलित है खरवार जनजाति में। ये क्वेश्चन पूछा गया, तो कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो खरवार जनजाति से। वर्ष 2023 से पूर्व उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियाँ कितनी थीं? तो 2 ही थी, मैंने पहले भी बताया था कितना थी, सिर्फ 2 ही, थारू और बुक्सा थी। इसके बाद देखते हैं महीगीर जनजाति निवास करती हैं बिजनौर जिलों के नजीमाबाद क्षेत्र के अंतर्गत जो है महीगीर जनजाति आती हैं। महीगीर की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है मछली पकड़ना, ठीक है। महीगीर जो है इनकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? मछली पकड़ना। माहीगीर जनजाति के लोग अनुयायी हैं, यानी कि माहीगिरी किस धर्म से संबंधित हैं? तो इस्लाम धर्म को ये फॉलो करते हैं। सहारिया जनजाति प्रदेश में मिलती है, तो सहारिया जनजाति प्रदेश के किस भाग में मिलती है? तो ललितपुर जिले के अंतर्गत पाई जाती हैं। इसके बाद पहाड़िया, ये सभी जनजातियां हैं। पहाड़िया, बैगा, पनिका, पंखा, अगरिया, पथारी, चेरो, भुइया, भुनिया जनजातियां निवास करती हैं, तो यह सभी निवास करती हैं सोनभद्र में। प्रदेश के किन जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती? तो प्रदेश के किन जिलों में एक भी जनजातियां नहीं पाई जाती? फैजाबाद यानी अयोध्या में और जालौन में। नेक्स्ट देख लेते हैं कर्मा लोक नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो कर्मा जो है किस जिले से संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सोनभद्र से। उत्तर प्रदेश जनजाति विकास निदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है? तो उत्तर प्रदेश जनजाति विकास निदेशालय जो है यह समाज कल्याण जो है विभाग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, यह लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं और यह लास्ट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान एवं संगठन, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, 5 मिनट की वीडियो और है और इसलिए इसको आप सभी आराम से देखेंगे। अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके इसके बाद खुद से कुछ ना कुछ ट्रिक एक दूसरे से संबंधित बनाएंगे ताकि आप सभी को एक ही बार में याद हो जाए, ठीक है। तो इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो यह लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यह भी लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी यह कानपुर में है। इसके बाद बात करते हैं पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में है। इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है। क्लॉथ यानी कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट यह गाजियाबाद में है।
सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान यह मथुरा में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर यह मेरठ में है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला यह गाजियाबाद में है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान यह भदोही में है। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट यह अमेठी में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यह रायबरेली में है। इसके बाद देखें तो इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यह बरेली में है। इसके बाद सेंट्रल एविएशन यानी कि सेंट्रल पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट यह इज्जत नगर में है। सेंट्रल रिसर्च सेंटर फॉर मीट नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट यह इज्जत नगर में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी रायबरेली में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज यह भी आगरा में है। इसके बाद देखते हैं बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट यह नोएडा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यह वाराणसी में है। सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट यह कहाँ पे है, तो यह झांसी में है। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला लखनऊ में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी यह भी सहारनपुर में है। इसके बाद केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान यह लखनऊ में है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यह लखनऊ में है। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यह भी लखनऊ में है। इसके बाद देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल यह मेरठ में है। इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजी रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। लास्ट पेज देख लेते हैं स्टूडेंट, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज यह लखनऊ में है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मोलॉजी यह कहाँ पे है, सीतापुर में है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर्स डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में है। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट यह हापुड़ में है। इसके बाद देख लेते हैं नेशनल अकादमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा में है। राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान यह भी लखनऊ में है। डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम लखनऊ में है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है। इसके बाद देख लेते हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान यह शाहजहांपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर इंटर टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड यह कानपुर में है। इसके बाद राजकीय चर्म संस्थान यह कानपुर में है। फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज में है। इसके बाद कांच उद्योग विकास केंद्र यह फिरोजाबाद में है। नेक्स्ट और लास्ट है बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट फार्मूला 1 कहाँ पे है, तो यह ग्रेटर नोएडा में है। इसके बाद लेदर टेक्नोलॉजी पार्क यह कहाँ पे है, तो यह बंथरा उन्नाव में है। बंथरा उन्नाव में है। स्टूडेंट ये लगातार इतना रिसर्च सेंटर और टेक्नोलॉजी इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं ना, तो कुछ जुबान इधर उधर हो जाता है। तो फिर अगर कुछ इधर उधर हुआ हो तो प्लीज़ क्षमा करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। स्टूडेंट बस पेपर ख़त्म हो जाने दीजिए, फिर इसके बाद हम एक सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ाना शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके हम एक दिन में 1 या 2 वीडियो अपलोड किया करेंगे। उसके बाद मैं आपका सारा टॉपिक स्ट्रांग बना दूंगा। तो बस थोड़ा सा और हमें समय दे दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ स्टूडेंट कमेंट करें, थोड़ा सा सपोर्ट भी करें, क्योंकि आप सब सपोर्ट करते हैं तो अच्छा लगता है, और सपोर्ट करेंगे तो फिर हम आप सभी के लिए उससे अच्छे अच्छे कंटेंट भी लेकर आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, कल अच्छे से पेपर दीजिएगा। आप सभी के माता पिता का और हमारा भी आप सभी के ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।